सही है। स्टार्ट। गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा हूँ? हाँ, माइक तो ऑन कर दिया यार, तो सुनाई भी दे ही रहूंगा। हाँ, गुड इवनिंग, खुश रहो। होमवर्क क्या था? ओल्ड माइक। यार आज क्या है ना, रूम शिफ्ट हुआ है ना, तो ये मेरे लिए नया कमरा है, पहली बार इस कमरे में क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। अब तक सिर्फ एक ही रूम में क्लास ली है मैंने, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग मुझे आ रही है। चलो, मैट्रिसेस एंड करें, है ना, मैट्रिसेस खत्म कर रहे हैं आज। हम्म। बिगिनिंग फ्रॉम, वो लास्ट क्लास में मैंने तुमको क्वेश्चन करने के लिए दिया था, वो तुमसे बन गया कि नहीं बन गया? नहीं, वो ध्यान है 13, 14, 15, मैंने तुमको एक कंसेप्ट बताया था और कहा था कि अब तुम घर पर वापस ट्राई करना। तो वो प्रॉब्लम बना या नहीं बना? सेकंड पार्ट नहीं बना तो भाई वो सेकंड पार्ट ही तो था, फर्स्ट पार्ट तो मैंने डिस्कस ही कर दिया था। सेकंड पार्ट ही तो करना था। होमवर्क करके आया करो यार, मजा नहीं आता फिर। हाँ, डिटर्मिनेंट ए, ट्रेस इज नॉट डिविजिबल बाई पी, तो ट्रेस तो 2a है ना, तो इसका मतलब है ए शुड बी नॉट 0। ये बात ठीक? अरे, इसकी पेन की सेटिंग देखना तो एक बार। हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा पतला है ना, अब ठीक है। ओके, ए नॉन जीरो होना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी सी, आई वॉन्ट दिस टू बी डिविजिबल बाई पी। तो अच्छा, मानते हो अगर ए नॉट जीरो है तो बी एंड सी वो भी नॉट जीरो होंगे। एग्री? क्योंकि अगर इसमें से कोई भी जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो, ये नॉट जीरो, नॉट डिविजिबल बाई पी, तो मानते हो ये ओवरऑल क्वांटिटी नॉट डिविजिबल बाई पी हो जाएगी, तो इसलिए बीसी भी नॉट जीरो होगा। ऑल थ्री। यहां तक बात क्लियर? हाँ, अब एक काम करो, 1 से लेकर p-1 में तुम ए बी सी कुछ भी ले लो, कि सर लेट अस सेलेक्ट ए को आई सेलेक्टेड इन p-1 वेज। एग्री? अब एक काम करो, बी को भी यू सेलेक्ट, कि सर मैंने बी को भी सेलेक्ट कर लिया इन p-1 वेज। अब ध्यान रखना, आई नो ए, आई नो बी, मेरे पास ए डिसाइड हो चुका है, बी भी डिसाइड हो चुका है। अब मानते हो जो ए स्क्वायर है वो पी से डिवाइड हो करके कुछ रिमाइंडर देगा, क्योंकि ए स्क्वायर नॉट डिविजिबल है तो गारंटी कुछ रिमाइंडर आया। ठीक? फॉर दैट वैल्यू ऑफ ए, तुमने वॉट एवर ए यू हैव टेकन, you will get some remainder on dividing by p। मान तो p b भी मैं ले चुका हूं, तो लेट अस टॉक अबाउट बी सी। b इंटू सी, b फिक्स है, तो मानते हो सर बी सी की पॉसिबल वैल्यूज b टू बी, क्योंकि c आई कैन चूज फ्रॉम हियर, 3b अप टू p-1b। तो कुछ क्लिक किया कि सर जो आपने कंसेप्ट सिखाया था वो काम आ गया, कि देखो जो भी बी है आउट ऑफ दीज नंबर्स तुमको 1 से लेकर p-1 तक सारे रिमाइंडर मिलेंगे। सही है? तो ये जो आर रिमाइंडर है, आर रिमाइंडर फॉर द वैल्यू ऑफ बी, फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आई हैव ऑलरेडी चूजन। ठीक? तो फॉर दैट पर्टिकुलर ए बी, जो सी है ना वो वन वे में आएगा, कि सर बी की वैल्यू मुझे पता है, मुझे रिमाइंडर भी पता है, तो इनमें से कोई एक नंबर होगा जो आपको आर रिमाइंडर देगा। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि जो सी है, सी
उसको चूज करने का वन वे। गॉट द आइडिया? तो आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ कि सर ए का सिलेक्शन p माइनस वन बेस, बी का सिलेक्शन p माइनस वन बेस, सी का सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी यू विल हैव टू टेक वन वे, कि सर सी डिसाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू बी। मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई है ना, क्योंकि सर इनमें से कोई एक ही नंबर होगा जो आर रिमाइंडर देगा और आपको वो सी लेना पड़ेगा। गॉट इट? अरे पी लैम्डा प्लस आर, तो ये भी पी म्यू प्लस आर, तो आर आर कैंसिल, दिस क्वांटिटी बिकम डिविजिबल बाई पी। समझ गए ना? ये भी तो आर रिमाइंडर देना चाहिए। ओके, अप टू 20 up to 20 quickly. No. अरे अभी तो छोड़ने थे सर, 17 हमको छोड़ना था, है ना? तो जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यू कैन लीव नाउ। नाइनटीन्थ में तो एरर है ना यार, उसने देखो ना पहले स्टेप में ही क्या लिख दिया, नॉन सिंगुलर स्क्यू। ये तो गलत है। तुम लोग तो जानते हो कि सर ऑड ऑर्डर 3x3, ये मैंने क्लास में नोट लिखवाया है, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक, याद आ रहा है कि सर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो कई लोग समझ गए कि सर उसकी इंफॉर्मेशन पहले स्टेप में गलत हो गई, तो ये क्वेश्चन बोनस हो गया, ठीक। लेकिन तुम लोग जानते हो ना कि सर अगर हम इसको बोनस ना माने, मतलब लेट अस एज्यूम रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू, कि सर गलत बात को सही मान के चलिए आप, तो इसका आंसर -m² आता है। आई थिंक आइडिया क्लियर है ना, कि सर हमने इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन किया था, तो उससे -m² आंसर आता है। हाँ, अप टू 20 डन। 13 तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था यार, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। 16 क्वेश्चन प्लेन का क्वेश्चन है, चाहो तो क्या बोलूं मैं भाई, तुमको मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती ही है, तो ए बी सी जो है इसे नॉन ट्रिवियल होना पड़ेगा। एबीसी में 3 इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस। मैं करूंगा नहीं 16, तुम सुनना, इसमें कोई वेक्टर 3D का कोई कंसेप्ट है नहीं, चिंता मत करो। तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व करना नहीं बताया था क्या मैंने? एक काम करो ना यार, एक बात बताओ मुझको, एबीसी लाई ऑन मतलब 2a + b + c, अरे वो छोड़ दो, नॉन ट्रिवियल मैंने पढ़ा रखा है, कैसी बात करते हो, डिटर्मिनेंट में नॉन ट्रिवियल टर्म आता है, ठीक है। तुमको डिटर्मिनेंट ओपन करवा दिया था भाई तुम्हारे लिए, ठीक। तो 2a + b + c = 1, और मानते हो सर 3 रिलेशन यहां से आएंगे, वो जो मैट्रिक्स को खोलेंगे, तो क्या तुमको लगता नहीं सर 4 इक्वेशंस हैं, क्या हम इन 4 इक्वेशन से एबीसी सॉल्व नहीं कर पाएंगे? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कर लेंगे कि सर 4 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व फॉर एबीसी। गॉट इट? चलो अप टू 25, 21 to 25, 24, ओके 24। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देन पॉसिबल, अरे ये पता, ये तो डिटर्मिनेंट से ही हो जाएगा मालूम है, ये एडजॉइंट ऑफ पी दिया हुआ है ना, = सम मैट्रिक्स। एक काम करो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लो, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं इसका दोनों साइड, तो मानते हो सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट पी, डिटर्मिनेंट पी की पावर n-1, तो वो डिटर्मिनेंट पी का स्क्वायर हो गया, सही है। तो इसमें रिजेक्शन फट से हो जाता है कि सर जिस भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, वो गलत आंसर है, समझ गए? तो 24th क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट नहीं होंगे,
कुछ लोग समझ गए मेरी बात को? डिटर्मिनेंट ऑफ पी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट पी इज, अरे रुको मैं गलत बोल गया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तुमसे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट पी थोड़ी पूछ रहा है, मैंने गलत बोला है, रुक जाओ। डिटर्मिनेंट पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लेना, इससे प्लस माइनस आंसर आएगा। अरे वो स्टेटमेंट में डिटर्मिनेंट एडजॉइंट के बारे में बोल रहा था, ठीक है ना? वो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट नहीं पूछ रहा है, बट डिटर्मिनेंट पी पूछ रहा है। कर लोगे कि सर ये नंबर निकाल लो, अरे ये जो भी मैट्रिक्स लिखी है इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, फिर उसका प्लस माइनस आंसर हो गया। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर हो गए। हाँ हाँ, प्लस माइनस दोनों आएंगे, डोंट वरी। 23 में मुझको एक बात समझाओ, क्या तुमको यार 10th क्लास पता बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करना सिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट। मुझे बताओ, P अगर अननोन है तो फिर P ट्रांसपोज भी अननोन है, एग्री? तो क्या तुमको फीलिंग आ रही है कि सर 2 अननोन दिख रहे हैं, तो कहीं से एक इक्वेशन और लाओ? तो क्या तुमको फील आया कि सर इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए? P, तुमको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आती है, ध्यान रखना, 2P ट्रांसपोज, I का ट्रांसपोज इज I। छोड़ दूं अब मैं कि सर विद द हेल्प ऑफ देम फाइंड P। गॉट इट? 22 में कोई दम नहीं है, नहीं बताऊंगा। 21 तुमसे बन जाएगा, ठीक है? इक्वेशंस क्रिएट कर करके हो जाता है। अप टू 25 ओवर 26 टू 30, 28, 27, या 25 का जो डी पूछ रहा है ना, उसके लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमको एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी, ए बी इनवर्स, ओरल सुन लो। 25 पर डी जिसने पूछा है, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, समझ रहे हो हर्षित? तो वो जो ए बी इनवर्स है ना, ये तो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया हुआ है। ए बी इनवर्स को लिखो एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, लिख लिया? और डिटर्मिनेंट ए बी को तो तुम जानते हो कि सर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिखा जा सकता है। नाउ इक्वल टू इधर क्या लिखा है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स को क्या मैं लिख सकता हूं? एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। मानते हो गया प्रूफ कि सर बोथ साइड डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी कट गया, एंड आई गॉट एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। हाँ, 27 क्या है भाई? देखे? अरे ये तो तुम्हारे फेवरेट कंसेप्ट का क्वेश्चन है नहीं, कि सर आईआईटी में घूम घूम करके ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। एम स्क्वायर इक्वल टू N4 को मैंने इस तरह से कलेक्ट किया। अब तुमको हिंट आ रहा होगा कि सर M नॉट N स्क्वायर से हिंट मन में आ रहा होगा कि काश ये क्वांटिटी A माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूले के बराबर आ जाए, मतलब इसके बराबर आ जाए। तुमको ऐसा फील हो रहा है, और तुमको पता है जो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, बहुत ज्यादा, भगवान उनकी मदद करते हैं। उनको जो थॉट आते हैं ना कि काश ऐसा हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि चलो मान ली तुम्हारी बात, ऐसा है, ठीक है? तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम ऐसा चाहते थे कि काश ये इसके बराबर आ जाए, और वही हुआ कि हाँ सर ये आ रहा है इसके बराबर, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन एडिशनल है, mn इक्वल टू nm, है ना? तो तुम्हारा टारगेट है ना कि सर mn स्क्वायर n स्क्वायर m अगर बराबर हो गए तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसके इक्वल कह सकूंगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये हो रहा है। तुमको mn स्क्वायर चाहिए ना, n से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई, तो mn स्क्वायर इज, यहां पर mn को मैंने nm लिख दिया,
इस रिजल्ट की हेल्प से। तो मानते हो एन स्क्वायर एम, गॉट इट। तो इसका मतलब है दिस रिलेशन इंप्लाई दिस। यहां तक क्लियर? अब तुमको डिटर्मिनेंट की बात करनी है। सर डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट इज जीरो। तुमने डिटर्मिनेंट ले लिया, अब तुम क्या कहते हैं, बहुत यूज टू नहीं हो चुके हो इस आइडिया के कि सिर्फ डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी कम से कम एक जीरो, कम से कम एक, ठीक। लेकिन एज सुन एज आई से, जैसे ही मैंने कहा कि यार इसको मैं नॉट जीरो लेना चाहता हूं, ऐसा मेरा मन है कि इसको नॉट जीरो लिया जाए, तो जैसे ही डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होता है तो तुम्हारी आदत पड़ चुकी है ना कि सर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, एंड यू सेड कि इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ दिस, तो इसका इनवर्स से तुमने मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट टू नो कि सर ये नल मैट्रिक्स m माइनस एन स्क्वायर को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा अगर आपने इस डिटर्मिनेंट को नॉट जीरो लिया तो क्या तुमको समझ में आया कि सर आई कैन नॉट टेक दिस डिटर्मिनेंट नॉट जीरो, क्योंकि आपने क्वेश्चन में कंडीशन दी है m नॉट n स्क्वायर, तो इसके डिटर्मिनेंट को जीरो बनना पड़ेगा। गॉट इट? अब तुमको लग नहीं रहा कि सर अभी इसी शीट के डिस्कशन में कम से कम 3 से ज्यादा बार हम इस आइडिया को यूज कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, है ना, में एक को हम नहीं ले पा रहे हैं जीरो, है ना? अरे हाँ बोलो यार कि हाँ सर ये आइडिया बहुत बार यूज हो गया, अब तो 2-3 बार हो गया। अरे से यस, एक यस का वेट कर रहा हूं। हाँ ठीक, तो ये जीरो हो गया, ठीक। अब मुझे बताओ कि ए ऑप्शन तुमने निपटा दिया, अब मैं जैसे किसी दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। तुमको तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना आता है, राइट? मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं कि ये एक पूरी मैट्रिक्स है और इसको तुम एक काम करो, कुछ भी मान लो यार कि ये सब कोई एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पूरी, और तुम इसे एक वेक्टर लो, कॉलम वेक्टर, कि सर हमको ये देखने में अच्छा लगता है, x1 x2 x3, और इधर तुम देख पा रहे हो नल मैट्रिक्स, ठीक। अब मुझे समझाओ कि क्या ये जो सिस्टम लिखा है ये आपको x1 x2 x3 में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और वो भी होमोजीनियस, कि सर अल्फा x1 बीटा y1 गामा z1 इज जीरो, अल्फा 2 x1 बीटा 2, सोच पा रहे हो ना? तो दिस विल गेट यू होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एंड डोंट यू थिंक कि सर उस होमोजीनियस सिस्टम के लिए जो डिटर्मिनेंट है ना, तुमने तो एक सिस्टम सीखा है ना, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो क्या डिटर्मिनेंट जीरो आने पर तुमको ध्यान है कि सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो एग्जिस्ट, तो एक होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होता है, 0 0 0 ऑलवेज इज ए सॉल्यूशन, लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो आने पर नॉन ट्रिवियल भी होंगे। इसका मतलब समझ गए कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, सो दिस सिस्टम विल गेट यू इनफाइनाइट, है ना? तो क्या मैंने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? तो ऑप्शन पढ़ लो यार। देयर इज, अरे वो स्मॉल वी लिखा है, वो स्मॉल वी नहीं, वो कैपिटल यू है यार, ठीक है। अरे मैंने जस्ट एक एग्जांपल बोला था, यू के बारे में कुछ भी ले लो, 3x3 ले लो, या मैं तो जस्ट एक तुमको एक रेलेवेंट आइडिया बताया था कि तुम इसको 3x3 ले लो, ठीक है। तो ऑलवेज देयर एग्जिस्ट अ यू, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ यू, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमेशा होगा। अरे समझो ना यार, डायरेक्टली ये यहां भी अब 3x3 लिखना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और या फिर तुम डिटर्मिनेंट से समझा दो ना कि सर दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो इधर भी डिटर्मिनेंट जीरो, इधर भी डिटर्मिनेंट जीरो, तो कोई तो यू होगा जिसके लिए योर इक्वेशन इज ट्रू।
ठीक है, तो तुम मत जाओ, मैं तो एक्चुअली मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चला गया, क्योंकि मैं सही बताऊं मैंने यू को गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तो यू को मैंने 3x3 पढ़ा होता तो मैं डेफिनेटली ये नहीं लिखता। फिर तो मेरे ख्याल से तुम डिटर्मिनेंट से ही समझा दो कि सर ये इक्वेशन लिखी है, आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेकर के दिखा दो कि ऐसा 100% यू एग्जिस्ट करेगा फॉर विच योर इक्वेशन इज ट्रू। 29 बताने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि इसमें तुमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा एलिमेंट लिख लेना भाई। 28 तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 28 वेरी इजी। ठीक है, और 29 इसलिए कर लेना खुद से क्योंकि सर 29 क्वेश्चन 2016 में आया ना, और यही सेम 29 क्वेश्चन 2021 के मेंस में एज इट इज आया, एज इट इज विदाउट एनी चेंज। गॉट इट? तो मेंस वाले सीधा छाप लेते हैं क्वेश्चंस को। भाई वो कह रहा है Q23 तो निकालो Q23। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो वो लोग पूछ रहे हैं जिनको कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं है ना, जिनको आईआईटी जाने का मन ही नहीं है, ये वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आराम से एलिमेंट निकाल के इक्वेट करके हो जाता है। 28 का सी मैं क्या मदद करूंगा यार, मैं तो तुमसे कह दूंगा ट्रांसपोज ले लो, और मुझको तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आती है, तो जेड 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 ट्रांसपोज होता चला जाएगा। तुमको तो पता है ना सर, एक्स 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 4 बार, जेड 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 3 बार, तो ट्रांसपोज में उल्टा हो जाता है ना, जेड ट्रांसपोज जेड ट्रांसपोज जेड ट्रांसपोज, है ना, एक्स ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। तो तुमको लगता नहीं सर ये जेड क्यूब ट्रांसपोज x4 ट्रांसपोज हो गया? सही कहा मैंने। और फिर तुम इस बात को भी जानते हो कि सर जेड क्यूब ट्रांसपोज को आप जेड ट्रांसपोज का क्यूब भी लिख सकते हो। और फिर जेड के बारे में कमेंट है, जेड एक सिमेट्रिक है। तो मुझे बताओ, जो तुमने कहा मुझे जेड ट्रांसपोज का क्यूब, क्या वो सिंपली जेड क्यूब नहीं बन गया? गॉट इट, है ना। तो मेरे ख्याल से 28 वॉज एक्सट्रीमली इजी। कभी तो सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, क्या हम वो भी नहीं करके आएंगे? ओके, अप टू 30 डन, है ना। 30 देखो तुम्हारे फेवरेट थॉट का क्वेश्चन आ गया है ना, कि सर आई प्लस लिख के फट से बन गया था, है ना। कि यार हमारे सोचे हुए थॉट आते हैं। अप टू 35, नहीं अप टू 35, पीछे जो क्वेश्चन हो गए रहने दो। 31, अरे यार इसमें क्या मदद करूं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफाइनेटली मैनी, डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, उससे अल्फा की वैल्यू आती है, और अल्फा इक्वल टू 1 को रिजेक्ट करा देना, क्योंकि सर वो एक्सेप्शन वाला केस बन गया। जब अल्फा 1 होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज 1, अगेन x प्लस वाई प्लस जेड इज -1। तो कई लोग जानते हैं कि सर ये तो एक्सेप्शन वाला केस है, तो अल्फा इक्वल टू 1 रिजेक्टेड। अप टू 35 डन। 32 का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्क्वायर ऑफ, वो ए स्क्वायर बोल रहा है। तो ये जो ऑप्शंस लिखे ना ए बी सी डी, उसको ए स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, दे आर ऑल इक्वल टू ए स्क्वायर। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसे डिटर्मिनेंट से निपटा दो आप, जिसका ऑप्शन नेगेटिव आएगा ना, कि सर डिटर्मिनेंट जिसका नेगेटिव है वो गलत है, बाकी सही है। हो गया भाई 32। ऑप्शंस के डिटर्मिनेंट चेक करते जाओ, जिनके भी नेगेटिव हैं दे रिजेक्टेड। 34, 5, तुम तो सारे पूछ लो यार, 34 नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस हुआ था, 4 आंसर बताया था मैंने। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी ध्यान है। 6 एलिमेंट लिखे थे मैंने, A1 A2 A3 ऐसे करके 6 एलिमेंट लिखे थे, और मैंने कहा था -6 से 6 के बीच जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि देखो अगर तुमने सारे 1 ले लिए, है ना, माइनस कोई भी 0 नहीं है, ऐसा मैंने करके दिखाया था कि अगर कोई भी 0 नहीं है एलिमेंट, तो मैंने उसे 4 से डिविजिबल प्रूफ किया था। कुछ लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ सर यही सेम क्वेश्चन, सेम थॉट, है ना। तो उस केस में मैंने दिखाया था कि इफ ऑल आर नॉट 0 देन योर डिटर्मिनेंट बिकम डिविजिबल बाई 4, है ना। नहीं, जो डेली नहीं आते हैं उनको नहीं बताया होगा,
राइट, ये सिर्फ डेली वालों को बताता हूं मैं, राइट। अच्छा तुम ही हो क्या? चलो ठीक है, हो सकता है। आजकल कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि ये शीट दो जगह डिवाइड हो चुकी है ना, कि सर वो ड्रॉपर में भी किया है, 12th में भी किया है। ओके, कोई नहीं। A1 B1 C1, तुमको तो पता है ना कि सर आप इस तरह के क्वेश्चन में एलिमेंट मान के सोचते हो। ये ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं? 34। खोल दिया मैंने, बिल्कुल दिमाग लगाए बगैर खोल दिया। इसको एक काम करो, अब बगैर ओपन किए समझो। क्या तुम इसे मन में रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि सर इसको खोलेंगे तो 6 नंबर्स आएंगे? A1 B2 C3 को मैंने एक सिंगल नंबर ट्रीट किया है, ठीक। A1 B2 C3 इस सिंगल नंबर, उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है। अरे -1 1 0। तो मुझे इतना सा समझा दो, क्या इसके बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो कि सर < 6 इज गारंटेड? जल्दी से हाँ बोलो, जल्दी से, कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, ठीक। अब मुझे बताओ, इफ आई से कि इस 9 एलिमेंट में कम से कम एक जीरो है, मान लो कि देयर इज एटलीस्ट 1 जीरो, तो जैसे ही तुमने मुझको एक नंबर जीरो बताया ना, कि मान लो सर ये जीरो है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जीरो है, तो मैं पता चालाकी से क्या करूंगा, मैं कहूंगा इसी रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो। तो जब तुम अबाउट दिस रो एक्सपेंड करोगे तो मानते हो सिर्फ 4 नॉन जीरो नंबर आ सकते हैं, अबाउट A2, अबाउट C2। अरे दो नंबर, समझो ना मैं किसको एक नंबर कह रहा हूं, वो जो 3 का प्रोडक्ट है, इसके अबाउट तो जीरो हो गया। तो जब 4 नंबर हैं तो क्या मानते हो सर 4 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता? 100%। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं, तो मैंने तुमको मैक्सिमम वैल्यू बता दी कि 4 आई, ठीक। अब मैंने कहा कि नहीं, आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स देयर इज नो जीरो, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर 1 -1 1 -1। तो मैं पता क्या करूंगा उस केस में, मैं कहूंगा कि चलो एक काम करो, R2 -R1 लगा दो, R3 -R1 लगा दो। तो क्या बना? A2 -A1 B2 -B1 C2 -C1। मानते हो A1 A2 सब ऑड हैं, या तो -1 या 1। तो क्या फील कर पाए कि सर ये तीनों नंबर इवन आ गए? तो अगर इवन आया तो 2 कॉमन, समझ पा रहे हो ना? इसी तरह से तुम फील कर पा रहे हो कि सर यहां भी A3 -A1 B3 -B1 C3 -C1। तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि सर ये भी सारे एलिमेंट इवन, तो कॉमन निकल आया 2। तो मानते हो मैंने प्रूव कर दिया कि ये 4 से डिविजिबल हो गया। और तुमने मुझे कहा था सर 6 के ऊपर आप जा नहीं सकते, ठीक है ना? तो क्या हाईएस्ट वैल्यू 4 हुई? और अब अगर तुमको दिखाना हो कि सर 4 संभव है, तो एक एग्जाम्पल से दिखा दो कि देखो सर ये एग्जाम्पल ले लो, 4 आंसर आता है ना? तो कम से कम ये तो मैंने प्रूव कर दिया ना कि 4 के बियॉन्ड नहीं जा सकता। अरे दिमाग लगाओ यार, देखो 4 लाके दिखाता हूं, 1 2 आ गया ना, 2 आ गया, ठीक है। और अरे मैक्स वैल्यू 4 लाके दिखा तो दी, और अभी ये 2 आ गया, 1 +1 2। लो देख लो 4 आ गया कि नहीं आ गया? क्या हाँ सर 4 आ गया? कई लोग समझ गए। अब यहां तुम्हारी मर्जी, जो रखना है रखो, जो पुट करना चाहो कर लो। मेरा 4 वैल्यू तो आ चुका है, तो यहां कुछ भी डाल दो यार। लो 1 ही डाल देते हैं। 35। यार सारा आईआईटी का पेपर ऐसा लगता है कि हम लोगों के मन के मुताबिक बनता है, नहीं? तब भी तुम क्यों नहीं करके आ रहे हो? जल्दी बताओ, 35th हमारी आदत के अकॉर्डिंग क्या तुम लोगों ने हैमिल्टन से किया है इसे? जल्दी से बोलो कि सर फट से पॉलिनोमियल की फीलिंग आ रही है कि m², फिर हम m इनवर्स से मल्टीप्लाई करके एक लीनियर आ जाएगा। हाँ बोलो, हाँ वेट कर रहा हूं मैं। 35th की अप्रोच, हैमिल्टन इज गुड आइडिया, से यस। ठीक है, तो सबको रटा हुआ है कि सर वो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, फिर हम उस क्वाड्रेटिक में लैम्डा को m रख देंगे, तो कुछ m², कुछ m i,
फिर हम m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इनवर्स इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको कोएफिशिएंट्स मिलेगा कि देखो m बराबर अल्फा आई बीटा m इनवर्स, तो तुम अल्फा बीटा लाना, बहुत इजी आया था। मुझे कुछ ऐसा कुछ याद है कि साइन 4 कॉस 4 ऐसा कुछ आता है, और दूसरा कोएफिशिएंट शायद साइन 2 थीटा में कुछ आता है, ठीक है। एंड डूइंग सिंपल मैनिपुलेशन, बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्वेश्चन बन गया था। कोई हाईफाई ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ी थी, एक्सेप्ट कि सर वो साइन, आप सब अपनी आदत से साइन 4 कॉस 4 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, मेरे ख्याल से इस आदत से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाना चाहिए। कर लोगे ना? हैमिल्टन अच्छा आइडिया था। 40 जल्दी करो भाई, इंटीग्रेशन पढ़ना है अप टू 40, 6240। यार 33 मालूम है आदित्य, ये बहुत गंदा क्वेश्चन था 33। इसमें मैं बस तुमको डिक्टेट ही कर सकता हूं, मैं खुद नहीं करता इस क्वेश्चन को, इतनी कैलकुलेशन है इसमें। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड को b1 b2 b3 के टर्म में निकालो। और उसके लिए मेरी तो एडवाइस ये है कि तुम अपनी 10th क्लास की मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर लेना, उससे जल्दी हो जाता है। वो 10th क्लास में कैसे करते हैं कि सर x3 को कैंसिल करा दो, x3 कह रहा हूं, z को कैंसिल करा दो। पहली इक्वेशन में 5z है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी में 3z है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, तो xy में एक इक्वेशन, फिर xy में एक इक्वेशन और ले आओ। समझ पा रहे हो कि सर z को कैंसिल करा के, फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो मेरी बात को बस फीलिंग समझो कि सर हम x इन टर्म्स ऑफ b1 b2 b3, y इन टर्म्स ऑफ b1 b2 b3, z इन टर्म्स ऑफ b1 b2 b3, और फिर ऑप्शंस को चेक करते रहो। 38, 36 का a, ओके, 36 का a, एडजॉइंट m का इनवर्स, ओके, लेट मी चेक। I think m adjoint m is determinant m into I। मुझे इसकी वैल्यू बता दो कितनी आती है, कोई लिखेगा? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुमने a और b निकाल लिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई दो एलिमेंट इक्वेट करके a और b निकल आएगा कि सर m मैट्रिक्स दी है, एडजॉइंट निकालना आता है, तो कोई दो एलिमेंट इक्वेट करके ए बी आ जाता है, ठीक। तो ये तुम कर लोगे। अब मुझको इसकी वैल्यू बताओ ना, सर इसकी वैल्यू कितनी आती है? जब ए बी मिल गया तो m मैट्रिक्स पूरी नोन हो गई, उसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना आया। अरे जिसने ए पूछा है वो डिटर्मिनेंट m निकाल के बैठा होगा ना, नहीं बताओगे? अरे उसकी वैल्यू यूज करूंगा यार यहां पर, नहीं बताओगे तो फिर मैं इसी के टर्म में छोड़ दूंगा, और क्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिसको अकल है वो कहेगा कि सर इनवर्स मैट्रिक्स -2 आता है, ओके, -2। तो तुमको लगता नहीं कि सर इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स के बारे में तुमने क्या सीखा है? P इंटू क्यू इज आई, तो P एंड Q आर इनवर्स टू ईच अदर, जानते हो कि नहीं? तो इस क्वांटिटी को I बना के दिखा दो ना, कि देखो I कैसे बन रहा है, m अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट m, दिमाग पे जोड़ दो तो समझ में आया कि सर ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I है, तो ये दोनों आपस में इनवर्स टू ईच अदर। तो इसका मतलब है ये सबको फील आया कि हाँ दिस स्टेप इज क्लियर। नाउ कमिंग टू एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, ऑल परफेक्ट। फिर से तुम इसी आइडिया से कर दो कि सर m इनवर्स इंटू दिस इज डिटर्मिनेंट इंटू I। इसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट m हुआ करता है, -1/2 I
सबके दिमाग में जा रहा है कि ये क्या कर रहा हूं मैं. तो नाउ यू विल से -2m इनवर्स इंटू एडजॉइंट. एक सेकंड, मैं करना क्या चाहता था. ओह सॉरी, चलो ठीक है. दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं एट दिस स्टेप. अरे यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस, तुमको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो. एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इज, आई मल्टीप्लाइड m माइनस m/2. गॉट इट? खत्म. ए पार्ट था ना इजी. अगला कौन सा पूछा था तुमने? 37 पूछा था ना, या 8 पूछा था? जल्दी से बोलो ना, कौन सा पूछा था? अप टू 40 जल्दी जल्दी करो यार, 6:30 तक डिस्कशन एंड कराओ. एनी हो, अप टू 40, 37 एंड 9. ओके, एंड 8. चिंता मत करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कारण कि सर यही क्वेश्चन तो सबसे दम वाले क्वेश्चंस थे. ठीक है ना, इनमें इन क्वेश्चंस में लोगों ने खूब पार्शियल मार्किंग का फायदा उठाया है, सच बताऊं. ठीक है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 60, 66 इस तरह की रैंक आई. ठीक है ना, क्योंकि अप टू दैट टाइम हमारे यहाँ से अच्छी रैंक्स आया करती थी, नहीं कि सर 6 अंडर 100 2 3 तो आ ही जाते थे. ठीक है, अप टू बस वो कोरोना है ना, कोरोना के बाद से सब कुछ अजीब सा हो गया. नहीं नेवर माइंड, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है. ठीक, वरना मैं एक छोटे से रूम में जरा से बच्चों को पढ़ाया करता था. ठीक है ना, कि हार्डली 30-40 तक सीमित रह गया था. इवन वाइब्रेंट के बच्चों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया था कि ये कौन टीचर है, पता नहीं कौन है. ठीक है ना, लेकिन आफ्टर कोरोना अब मुझे थोड़े ज्यादा लोग पहचानने लग गए, है ना. वरना सर आप वो बंद कमरे में बस वो 40-50 तक ही सीमित रह जाते. चलो गुड. आई गेट डिटर्मिनेंट ऑफ आर. तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर तो तुम समझदार हो यार. डिटर्मिनेंट पी, डिटर्मिनेंट क्यू, डिटर्मिनेंट पी इनवर्स. तो आई गेट दिस. ये तो सबको समझ में आया. ठीक, अब यार देखो ये ऑप्शन, ऑप्शन बी देखो. ऑप्शन ए तो तुम खुद करना. ऑप्शन ए मैं जस्ट डिक्टेट करूंगा. P इंटू क्यू तुम करना, Q इंटू पी भी तुम करना, एलिमेंट को इक्वेट करना, तो तुमको दिख जाएगा सर देयर इज नो एक्स. सही. तो ए ऑप्शन तो यू कैन चेक योर सेल्फ. तो आई एम कमिंग टू सेकेंड. आंसर को देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 20x. तो तुम भी Q को देखो, Q मैच कर रहा है 20x. x4x ये भी मैच कर रहा है, लेकिन लास्ट मैच नहीं कर रहा है, x05. तो क्या तुमको फीलिंग आई कि सर सम ऑफ डिटर्मिनेंट, तुम इसके आंसर से फील लो, एक रो के अबाउट या एक कॉलम के अबाउट. तो मैंने थर्ड कॉलम पहचान लिया कि सर थर्ड के अबाउट ब्रेक कर दीजिए. ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट के बेसिक्स में बताया जाता है, हाउ टू ब्रेक इनटू सम ऑफ टू. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर ये दो तो मैच है. 6 लाना है ना. ठीक, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू तो निकाल लोगे ना कि सर आई कही 8. तो बी ऑप्शन सही है. ओके, अब रही बात सी ऑप्शन की, तो मुझे लगता है सी ऑप्शन भी इजी है यार, है ना. आर इंटू 1ab, इसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा ना. एक मिनट सोचने दो. R इंटू 1ab, लेकिन x को 0 रखने से कुछ इजी हो गया क्या? x को 0 रखने से Q मैट्रिक्स
यार ये निकालना पड़ेगा तुमको। फाइंड करो भाई, और क्या कहूं मैं, क्या मदद करूं। पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, पी इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि आर मैट्रिक्स निकालेंगे, इक्वेट करेंगे तब ए बी निकलेगा ना। और क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही करना पड़ेगा, है ना। R-6i इंटू 1ab, क्या करूं मैं इसमें। R-6i, आर मैट्रिक्स तो निकालनी पड़ेगी आई थिंक। हाँ बोलो यार, आर मैट्रिक्स कर लोगे ना सर, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। नहीं तो P और P इनवर्स आई थिंक। भाई और कोई तरीका तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ए और बी फाइंड कैसे करोगे। तो उसके लिए तुमको आर मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा यार, ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, नो चॉइस। हाँ डी पार्ट जरूर बता देता हूं। फॉर एक्स इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट आर इंटू, एक बात बताओ, x इक्वल टू 1 रखने से आर मैट्रिक्स क्या बन रही है। क्यू मैट्रिक्स पर जाओ, हाँ डी ऑप्शन इजी है, बताऊं कैसे। डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू फॉर डी पार्ट इज 211 116। सही। तो क्या तुम लकी हो कि सर ये नॉट जीरो आ गया। देखो इसका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो आ गया या जीरो आ गया, चेक करो यार। 2 into 24, 1 के अबाउट, हाँ नॉट जीरो आ गया। तो मुझे बताओ R इंटू दिस इज नल मैट्रिक्स, तो डोंट यू थिंक कि सर R इनवर्स एग्जिस्ट। तो R इनवर्स एग्जिस्ट, तो यहां से क्या तुमको समझ आया कि सर इससे तो अल्फा बीटा गामा नल मैट्रिक्स आ गया। जल्दी सोचो। हाँ अरे जैसे ही मुझे पता पड़ा R इनवर्स एग्जिस्ट, मैंने तुरंत R इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आई गॉट दिस। तो मानते हो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो वो यूनिट वेक्टर बोल रहा है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज 1। गॉट इट, समझ आ गया कि सर 37 का डी ऑप्शन रॉन्ग है। 38, ये तो बहुत टाइम लग रहा है यार इनमें तो। चलो 38, ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और ये सब आईआईटी ने उठा के एक ही साल में डाल दिए। नहीं, सब कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग किया। अब जैसे मैंने कहा ना, इसमें खूब लोगों ने पार्शियल मार्किंग का खूब फायदा उठाया है कि सर 4-4 नंबर पूरे तो लाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन 2-2 नंबर आ जा रहे थे कि 2 ऑप्शन में कराया था सही। एक्स मैट्रिक्स समय की वजह से है ना, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते तो वैसे तो पूरे ले लेते। पी के, ये इसे मैं क्यू बोल रहा हूं, 213 102 321। तो देखो इसका एक पार्ट तो तुम कर लोगे कि सर एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स, तुरंत आ गया, क्योंकि तुमको प्रॉपर्टी तो आती है ना ट्रांसपोज। तो यू विल अंडरस्टैंड रिवर्स ऑर्डर, पी के क्यू ट्रांसपोज पी के ट्रांसपोज। अब जिसने ध्यान से देखा उसने कहा कि सर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ध्यान से देखो, दिस इज सिमेट्रिक। तो यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो क्यू हो गया।
तो कम से कम एक ऑप्शन तो इमीडिएट आ गया कि सर एक ऑप्शन फट से आ गया, एक्स इज सिमेट्रिक। ठीक, अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं। एक्स इंटू 111 30, तो एक्चुअली अगर ध्यान दोगे तो जो सी ऑप्शन है और जो ए ऑप्शन है ये दोनों एक ही आइडिया को लेके बने हैं। तो ये जो एक्स मैट्रिक्स है ना, इसको मैं जा रहा हूं मल्टीप्लाई करने 111 से, इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ी देर के लिए हम ए मैट्रिक्स कॉल कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए। तो तुम एक काम करो, एक्स को ए से मल्टीप्लाई करो। कारण कहना सर, कारण सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन में देखो ना एक्स इंटू 111 लिखा हुआ है, तो ए से मल्टीप्लाई, पी के क्यू ट्रांसपोज इंटू ए। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा है। यू मल्टीप्लाई दिस, है ना, ओरली सुनना है, मैं लिख के नहीं बताऊंगा। क्या तुम फील कर रहे हो कि सर जो पीके का ट्रांसपोज है उसकी हर एक रो, जब तुम ट्रांसपोज लोगे तो तुम देखना उसकी जो हर एक रो आएगी ना, तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है ना, रो कॉलम रो कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होता है। सही है, तो 3x3 3x1, तो ये आने वाला है 3x1 ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसकी एक रो उठाई, उसमें 2 0 हैं और एक 1 है, और इसके तीनों एलिमेंट 1 1 1 है। ठीक कि सर 1 1 1, तो तुमको लगता नहीं सर 2 0 मल्टीप्लाई होके 0 आ गया और एक 1 मल्टीप्लाई होके 1 आ गया? तो क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये जो क्वांटिटी है ये तो ए ही आ गया, ये तो 1 1 1 लौट के आ गया। तो दिस बिकम पी के क्यू ए। ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक, तो ये अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि ये प्रोडक्ट ए के बराबर आ रहा है। अब मुझे बताओ, जब तुम सिग्मा ले रहे हो तो क्या तुमको लग रहा है सर ये तो इंडिपेंडेंट है, तो इसको सिग्मा के बाहर ले लो? ऐसे कर लेते हैं, सिग्मा पी के इंटू क्यू ए, सॉरी, अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ये। एंड नाउ सिग्मा पी के, वो पूरी 6 मैट्रिक्स जोड़ो तो तुमको दिखेगा सर 2 2 2 आ जाता है, पूरे 6 एलिमेंट 2 2 2 आ गए। ये आ गया, ये आ गया, आ रहा है दिमाग में? ठीक है, अरे मैंने कहा ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, अब पूरा तुमसे प्योर कैलकुलेशन करा रहा है। अब देखो, तुम एक्स ए बराबर समथिंग इंटू ए लाना चाहते हो। तुम्हारा जो सी ऑप्शन है, क्या तुमको दिख रहा है कि सर एक्स ए बराबर सम अल्फा ए लाना है, अल्फा ए, है ना? तो यू मल्टीप्लाई दिस इंटू क्यू, क्यू मैट्रिक्स वो लिखी है, करो यार मल्टीप्लाई। अरे करो भाई, मैं क्या करूं मैं, है ना? अब तो तुमको करना चाहिए कि 2 + 1 + 3, पता नहीं अब मैं क्या करने वाला हूं, क्यू ए, ये तो पूरा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना, है ना? उफ। टू टाइम्स 213 213 213, हर बार 213, 6 6 6, 102 102 102। कुछ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी गलत लिख दिया, वेट वेट वेट, 102, सही जा रहा हूं ना मैं? देन 321, सही, मल्टीप्लाई 18, पता नहीं, मुझे लग रहा अब मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ कुछ गलत हो गया।
कुछ मिस्टेक हो गई शायद। अरे यार, 1+1 सिग्मा पी के सही निकाला था ना? 2। अरे मिस्टेक बताओ यार, कहाँ मिस्टेक हो गई? कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है। क्यू मैट्रिक्स तो यही है ना? अरे यार, 1, ओ 2 1 3, सॉरी। वेट 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 वेट, मिल गई मिस्टेक, मिल गई, मिल गई मिस्टेक। सब गलत कर दिया, सब हटाओ। 2 1 3 1 1 1, 2 1 3 1 1 1, 2 1 3 1 1 1, 1 0 2 1 1 1, 1 0 2 1 1 1। सही तो है, 3 3 3 ही तो आ रहा है। क्या गलत किया है ना? और फिर 3 2 1, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने? उल्टा कर दिया ना? एक बार वापस लिखता हूं, उल्टा कर रहा हूं शायद। 1 1 1 1 1 1 1 1, 2 1 3 1 0 2, एक सेकंड ठहरो। 3 2 1 6, हाँ उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा था, एक सेकंड। क्या यार, 6 3 6 6 3 6 6 3 6। अब सही है, अब सही हुआ। अरे यार वो उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, 1 1 1, बस सबको दिख गया सर। 6 3 9 9 6 15, 15 15 15 × 2, ओह थैंक गॉड। 30 30 30। इसीलिए कह रहा था आलस नहीं करना चाहिए ना, वो यहां से डायरेक्ट उठा के मैट्रिक्स यहां से हो रही थी, ठीक है ना? वो सामने लिख देना चाहिए था। थोड़ा सा आलस कितना भारी पड़ गया, मानते हो? ऑप्शन सी सही हो गया, और ऑप्शन सी की वजह से ऑप्शन ए भी पता पड़ गया। क्यों? क्योंकि x -30i इंटू ए मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। समझो, अभी अभी तुमने प्रूव किया एक्स ए बराबर 30 × ए, तो x -30i, ठीक है? अब मानते हो ए ऑप्शन इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वर्टिबल होते ही इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मानते हो से ए नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो तो ये तो तुम्हारा फेवरेट आइडिया आ गया ना कि सर ए बी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स, तो आई कैन नॉट टेक दिस मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, अदरवाइज ए बिकम नल मैट्रिक्स। चलो, ए का भी पता पड़ गया, और डी तुम खुद कर लेना, ठीक है? उसके लिए तुमको डायगोनल एलिमेंट वाकई में निकालने पड़ेंगे, ठीक? तो उसके लिए एक्स मैट्रिक्स पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट निकालना, जस्ट 9 एलिमेंट मत निकालना, ओनली डायगोनल। थैंक गॉड। अप टू 40, जल्दी खत्म करो यार। 4 0। और कौन सा डाउट बचा है? गुड क्वेश्चन ना, अच्छा था सवाल। अप टू 4 0, एनी अदर? नो। 39 भी डाउट है यार, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, ये तो लल्लू क्वेश्चन है। एम इनवर्स, ये मैंने क्लास में क्वेश्चन एक कराया था, मुझको ध्यान आ रहा है ना? एडजॉइंट
3x3 मैट्रिक्स। अगर किसी को वो प्रॉब्लम क्लास का याद है तो वो पता है, वो फट से एक लाइन में कर देगा कि सर ये ना आपने एक प्रूव दैट क्वेश्चन कराया था जिसमें ये डिटर्मिनेंट m की पावर n-2 इंटू m, याद आ रहा है? एक प्रूव दैट प्रॉब्लम कराया था मैंने। अगर उस क्वेश्चन की मदद लें तो ये एक लाइन में खत्म है ना, कि सर n तो 3 है तो ये डिटर्मिनेंट m इंटू m आ गया। सही। तो मेरे ख्याल से m इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक। और डिटर्मिनेंट m की बात, तो डिटर्मिनेंट m तो चलो निकल आएगा, वो तो डायरेक्टली यहां से ही, कि सर यहां से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लीजिए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट m इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 4, तो डिटर्मिनेंट m 1 आ गया। सही। और अब ये m हो गया, तो इससे m स्क्वायर इज i। सही। गॉट इट। तो डिटर्मिनेंट m तो तुरंत आ रहा था, और अदरवाइज अगर तुम इस आइडिया को नहीं करोगे तो इस आइडिया का जो प्रूफ था ना उससे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है कि सर एडजॉइंट के हर सवाल एडजॉइंट से ही सोचे जाते हैं। ए एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो फिर मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा। तो यार मेरे ख्याल से तुमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं, है ना, कि सर ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो लेट्स नॉट रिपीट दिस। और तुम समझ ही पा रहे हो कि सर ये तो 1 हो गया, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट m को 1 दिखाया है। सही है ना। और फिर तुम कहोगे कि सर यहां से एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m आ गया, एडजॉइंट m का इनवर्स ये आ गया। अब देखो आईआईटी भी कितना ज्यादा थॉट्स को रिपीट कर रहा है। अब भी एक क्वेश्चन तुमने पूछा था मुझसे कि सर एडजॉइंट m इनवर्स वाला पार्ट, एक पार्ट तुमने अभी मुझसे पूछा था, रिमेंबर? तो देखो वही पार्ट फिर से आ गया। वो बी पार्ट या ए पार्ट कौन सा था, कि ये लाइए, तो एडजॉइंट m का इनवर्स, एडजॉइंट m को किससे मल्टीप्लाई करूं कि i आ जाए? m एडजॉइंट डिटर्मिनेंट m इंटू आई, लेकिन डिटर्मिनेंट m तो 1 है, i, तो इसका मतलब है एडजॉइंट m का इनवर्स क्या हुआ? इक्वल टू m हुआ, m। सोचो, इनवर्स इज m। गॉट इट। तो मैं इस तरह से भी कर सकता था कि सर नाउ आई केम टू नो कि दिस इज सेम एज m। कंसेप्ट क्लियर? तो m स्क्वायर इज नाउ i। हो गया, अप टू 40 डन। 40 को तुम लोगों ने हैमिल्टन से किया, हैमिल्टन अच्छा सॉल्यूशन था फॉर 40, है ना, सब लाइन से एक अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है। और तुम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमको इस चैप्टर पर कमांड लेनी चाहिए। 42 42 का स्टार्टिंग स्टेप तो यही हुआ ना कि सर g इज इनवर्स, तो g को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे ख्याल से इनवर्स का मेरा थॉट प्रोसेस यही है ना, a इज इक्वल टू b इनवर्स, देन ए बी इज आई, बी ए ऑल्सो आई। अरे बहुत अच्छा है यार ये सब, इज आई एज वेल एज, ये डेफिनेशन होती है। मानते हो इससे एक पार्ट हो गया तुरंत कि देखिए GEF बराबर EFG प्रूव हो गया। समझो,
अरे दोनों साइड से जी जी कैंसल्ड। हाँ, सबका बैंड बजना चाहिए, केवल तुम्हारा नहीं। मेरा मानना है इस क्लास के सारे लोगों का बैंड बजना चाहिए, ठीक है। और फिर वो बैंड बजना धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। तुम इस तरह की डिफिकल्ट कैलकुलेशन में यूज टू हो जाओगे। अभी जब तुम येलो बुक करोगे ना, तो यू विल कम टू नो कि सर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हमें येलो बुक में भी काफी करने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है मैट्रिसेस में काफी अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करने की, ताकि तुम्हारा एक दिमाग जो है ना वो थोड़ा खुले इस चैप्टर में। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तुम देख ही रहो। नाउ आई गो टू जी ई एफ, किसी भी एक ऑप्शन को उठा लो, इज जी माइनस आई। जो लिखा है वही लिखा रहने दो, हटाओ। सही है, किसी एक से चलते हैं। अब तुम आंसर से फिर हिंट लो कि सर अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसमें देखिए एफ ई आ रहा है, एफ इंटू ई। तो थोड़ा मेरा दिमाग काम किया, मैंने कहा यहां एफ ई बनाते हैं। तो आई मल्टीप्लाई एफ, एफ जी। ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन कह रहा होगा कि सर एफ को प्री मल्टीप्लाई करिए, पोस्ट नहीं, क्योंकि देखना एफ स्क्वायर देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि सर एफ स्क्वायर बन गया। तो इसलिए ऐसा मन हुआ कि यार पीछे नहीं आगे मल्टीप्लाई करते हैं एफ। ये समझ में आया, ठीक। अब मानते हो अब तुम फोर्स्ड हो, क्योंकि तुम एफ ई निकालना चाहते हो ना, तो अब तो तुमको ई पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई। ई, यहां तक ऑल गुड। अब देखो तुरंत तुरंत दिमाग काम किया कि सर अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आ गया। ओ थैंक गॉड, एक ऑप्शन और सही हो गया। सोचो, है ना कि सर इससे एक ऑप्शन और तुरंत आ गया। देखो देखो, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। अरे डिटर्मिनेंट वाला ऑप्शन आ गया, डिटर्मिनेंट लो तुरंत। डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट। तो मेरे ख्याल से समझ गया कि सर ए ऑप्शन सही चला गया, ठीक। अब मानते हो फिर दिक्कत कि सर चलो आपने ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो चेक करा दिया, व्हाट अबाउट बी एंड डी। तो बी एंड डी में वो तुमको फिर दुखी कर रहा है। अब बी एंड डी में देख रहे हो वो डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स लिख रहा है, और उसमें भी फिर चतुराई कर दी। आई माइनस एफ ई मेरे ऑप्शन में पीछे मल्टीप्लाई है, और उसके ऑप्शन में आई माइनस एफ ई आगे मल्टीप्लाई है। हाँ बोलो, ठीक है। तो फिर डिफिकल्टी आई, तो मैंने कहा कि चलो अब इस ऑप्शन का यूज करते हैं, कि सर इस ऑप्शन से जाते हैं। आई जी ई एफ जी, तुमको फिर एफ ई बनाना है ना, एफ या ई बोल दो, मुझे कुछ फर्क नहीं है कि सर पहले ई मल्टीप्लाई करेंगे। और जो लोग मुझे कहेंगे सर पहले मैं ई मल्टीप्लाई करूंगा, अगर अगर तुम में से कोई कहता है कि सर मैं पहले ई मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो देखना गारंटी मुझसे कहेगा सर ई को ना पीछे मल्टीप्लाई कीजिएगा, पीछे। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं ना, ठीक है। और या फिर यही चलने दो ना कि सर एफ, जैसे करो यार, हटाओ, एफ एफ जी एफ ई एफ जी, है ना। अब तुमको ई मल्टीप्लाई करना है, तो ई तो पोस्ट होगा ना। तो दिखाई दिया कि सर एफ जी ई फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एफ जी ई आई माइनस, अरे अरे तो वहीं वापस आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए क्या? ये सेम आ गया क्या? है ना, सेम ही आ गया ना। हाँ, तो इसको रिमूव करो, तुरंत उड़ाओ। किससे मल्टीप्लाई करना था? एफ ई क्रिएट करना है ना, आई माइनस एफ ई, और वो भी आई माइनस एफ ई फ्रंट में आना चाहिए। तो ई
जीई एफ, एक सेकेंड, एफ जी ई सही, आई माइनस एफ ई, देखना जो मैं चाहता था वो अटेन हो गया कि नहीं, यही चाहता था ना मैं। हाँ, अरे यार मैं चाहता था आई माइनस एफ ई पहले हो, बाद में एफ जी ई हो। मेरे ख्याल से हो गया क्वेश्चन। गॉट इट? हो गया भाई, हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब वही आइडिया बढ़िया था कि सर पहले ई से मल्टीप्लाई करके सोचने में अच्छा था ना, कि यार आप ई इधर मल्टीप्लाई करोगे नहीं, क्योंकि इधर करोगे तो ई स्क्वायर बन जाएगा, ई पीछे करोगे। ये लाइन ऑफ थिंकिंग बढ़िया था ना। डन। अब तो ऑप्शन चेक हो जाएगा कि सर अब तो बी ऑप्शन ना आप खोल के देख लीजिए इसी के बराबर आ रहा है, तो बी ऑप्शन को खोल दो ना, आई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई इंटू, क्या कर दिया मैंने, आई प्लस एफ जी ई इज आई, तो आई आई कैंसल, तो आ रहा है आंसर। अरे एफ जी ई वालों को इकट्ठे करो यार, एफ ई को अकेला छोड़ो। एफ ई बराबर आ गया, आ गया, एफ जी ई आई माइनस एफ ई, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, डिस्कशन खत्म, मैट्रिक्स खत्म भाई, जल्दी। अरे अब तो पूरा ही कर दिया। ठीक है, पूछ लो, एक और कोई पूछना पूछ लो, खत्म करो, आज के बाद मैट्रिक्स शीट तो नहीं डिस्कस करनी पड़ेगी। एनी अदर डाउट अप टू 42? 41? 41 हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें जो ई मैट्रिक्स है ना, ई, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, ई का डिटर्मिनेंट निकालो, 0 आता है। ठीक, इसी तरह से जो एफ है ना, जो लोग किए हैं वो सुन लें, जो एफ है उसका भी डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो भी 0 आ रहा है डायरेक्ट। अब एफ बराबर पीई पी, ये तो तुम चेक कर लोगे आई थिंक, है ना, एफ बराबर पीई पी, पी स्क्वायर इज आई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? मेरे ख्याल से ए ऑप्शन में तो किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए थी ना, कि सर एक ए ऑप्शन ही तो है जो हमसे बन गया था। हाँ बोलो जल्दी, ए ऑप्शन में तुमसे एक्सपेक्ट कर लूं? अरे मैट्रिक्स दी हुई है, निकाल के चेक करो, ये थोड़ी बताऊंगा मैं ए ऑप्शन कि पी मैट्रिक्स दी है, पी स्क्वायर निकालो, वाकई में वो आई आ रहा है, पी इंटू ई इंटू पी निकालो, वो एफ से मैच कर रहा है बिल्कुल, तो ये तुम करोगे, ए ऑप्शन तुम करोगे। ठीक है, अब बचता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जो राइट हैंड साइड है, ओरली सुनना, मानते हो राइट हैंड साइड 0 है, क्यों? डिटर्मिनेंट ई डिटर्मिनेंट क्यू, तुमने अभी भी मुझसे कहा था डिटर्मिनेंट ई 0 है, तो पहली टर्म 0, दूसरी टर्म डिटर्मिनेंट पी डिटर्मिनेंट एफ डिटर्मिनेंट क्यू इनवर्स, मानते हो डिटर्मिनेंट एफ के बारे में तुमने अभी मुझसे कहा था कि सर वो भी 0 है। ठीक, अब बचा लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड को देखते हैं, ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, सही है? अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन आईआईटी दे रहा है, अब क्या किया जा सकता है ना। तो आई थिंक यू हैव प्रूव्ड दिस पार्ट
कि सर हमने ये पार्ट प्रूव किया हुआ है ना, और तुमने पी स्क्वायर को आई भी प्रूव किया हुआ है ना, तुमने किया हुआ है ना कि पी स्क्वायर आई भी है, तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर मैं P से मल्टीप्लाई कर दूं पी एफ पी स्क्वायर ईपी, तो क्या मानते हो ये ईपी हो गया? पी एफ बराबर ईपी इज क्लियर टू ऑल? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर ये पी एफ बराबर ईपी प्रूव हो गया। तो अब एक काम करो, इसको जरा ईपी लिखो, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, तो अब कुछ समझदार लोग कहेंगे सर ई, डिटर्मिनेंट ई इंटू, हो गया भाई क्वेश्चन। और ये तुमने कहा था ना सर जीरो है, गॉट इट? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं? अब मेरे ख्याल से सी ऑप्शन में तो कोई दम बचा ही नहीं कि सर सी ऑप्शन तो जीरो है ना, योर लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, योर राइट हैंड साइड ऑल्सो जीरो, तो इनइक्वालिटी कैन नॉट बी ट्रू। जीरो मोर देन जीरो कैसे सही है, हो सकता है? ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में तो कोई दम नहीं है, डी ऑप्शन तो बहुत इजी है, यहां से हो जाएगा, पी एफ बराबर ईपी की मदद से हो जाएगा, है ना, कि तुमको पी इनवर्स एफ पी चाहिए, पी इनवर्स एफ पी, या निकाल लो यार, और क्या, यहां पी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, पी इनवर्स एफ, ये ईपी हो गया, फिर पी इनवर्स एफ पी कर दो, पी इनवर्स एफ पी, तो यहां पी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन पी स्क्वायर तो आई है, तो ये ई बन गया, तो पी इनवर्स एफ पी इज ई। चलो 2E आ गया, डिस्कशन ओवर। अब आज से लाइफ कूल है ना कि सर अब जो होमवर्क आएगा ना आगे से वो इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिसेस के एडवांस के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा भारी थे, है ना, तो इसीलिए मैंने कहा निपटा ही दो, वरना रोज क्लास सफर कर रही है, आज कर ही लेते हैं, है ना। ओके, डिस्कशन फाइनली ओवर, आगे बढ़े। अब इंटीग्रेशन के डाउट आज नहीं लेता, है ना, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था मैंने, सोचने दो, हाँ ठीक है, कुछ लास्ट में मैं शायद एक या दो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाया था, इफ आई एम करेक्ट। साइन की पावर 7/2, कॉस की पावर हाफ तो कर दिया था मैंने, एक क्वेश्चन और दिया था ना मैंने जो क्लास में हो नहीं पाया था, देखना यही था क्या वो क्वेश्चन, बस एक बार यस बोल दो कि ये वो क्वेश्चन था या नहीं। यही था, साइन 4 कॉस स्क्वायर, अच्छा पावर इंटरचेंज हो गई क्या? ओके, नाउ अब ठीक है, ठीक है, तो अब तुम ये तो समझ गए ना कि सर ये प्रॉब्लम किसी भी फॉर्मेट का नहीं है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करें, तो क्या मन में तुमको 2 थीटा दिखाई दे रहा है? अब तुमको तो पता है कि सर मैथ्स इज अबाउट सिमेट्रिक, सिमेट्री के बारे में ही होता है मैथ्स। तुम कहोगे जब सर आपने इसे 2x बनाया है तो इसे भी 2x बनाओ, तो इसी स्टेप में करते हैं, है ना। तुम्हारा कंपाउंड एंगल बहुत अच्छा हो चुका है अब, सवाल खत्म हो गया। आई थिंक 4 और 2, एक बार मेरी मैनिपुलेशन देखना सही है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, ऑल गुड।
अरे वो सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला पहचान लिया, साइन 2x है ना, और फिर जो बचा साइन स्क्वायर था उसको भी 2x बना दिया, क्योंकि मैंने कहा ना सिमेट्री से सोचता हूं मैं। तो अब तो तुम समझदार होगी सर, ये तो खत्म हो गया। साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। इसको बगैर पुट किए डायरेक्ट आंसर लिखें? पूरा प्रिपेयर करके दे दिया मैंने तुमको। तुमको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी पुट नहीं कर रहा है ना, कुछ टी नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला टी स्क्वायर डी टी, देखो मैंने तुमको पूरा डी टी दे दिया, ध्यान से देखो कि सर ये डी टी तो है। आप साइन 2x को अगर टी बोलोगे तो 2 cos 2x dx dt तो है, तो आंसर लिख दो x साइन 4x बाय 4, सब समझ में आ रहा है। टी क्यूब बाय 3 is the right answer। आ गया आंसर? चलो भाई अब कुछ और है ना, थोड़ा इंटीग्रेशन बढ़े तो सही। लग रहा है ऐसे इंटीग्रेशन एकदम स्टॉप कर गया है। आज से इंटीग्रेशन एकदम से बढ़ेगा कि हाँ सर अब फ्लो आया, बिकॉज मैट्रिसेस इज ओवर। ओके, मेरे ख्याल से मैंने सही किया होगा यार, मैं क्योंकि सही करता हूं जहां तक मुझे ख्याल है ना, एटलीस्ट कंसेप्ट तो सही होगा, राइट। तो नवदीप कह रहा है कि सर गलत किया है, बाकी लोग सहमत है क्या नवदीप से? नहीं, बाकी लोग नवदीप सही कह रहे हैं। चलो ठीक, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात हम लोग फ्रॉम 11th क्लास इस बात को जानते आए हैं, और मैंने इवन 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी तुमको ये स्टेटमेंट याद दिलवाया था। अच्छा, साइन क्यूब के नीचे 24, यार क्या कह रहे हो यार, ये 1/16 बाहर पड़ा तो है, क्या दिक्कत है? सही तो है, टी स्क्वायर डी टी सही है, सही है, ऑल परफेक्ट, ठीक है ना। तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी फैमिलियर कि वेन एवर यू हैव दिस सिचुएशन है ना, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन इनवर्स है ना, तो ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री के जमाने से सुनते आए हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन होता है देन यू शुड गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, है ना। हियर साइन थीटा या कॉस थीटा, जो तुम्हारी प्रेफरेंस हो, मेरी प्रेफरेंस तो साइन है। हियर सेक थीटा या कॉसेक थीटा, जो तुम्हारी प्रेफरेंस हो, मेरी प्रेफरेंस सेक है। अरे यू कैन ऑल्सो टेक कॉसेक, टेन या कॉट, और ये तो तुम पहचान। और इन सब का पीछे मोटिव तुम्हारा एकदम क्लियर है कि सर इन सब के पीछे हमारा मोटिवेशन क्या है। हमारा मोटिवेशन है रूट को हटाना, कि यार कुछ ऐसा करो कि रूट हट जाए, है ना, क्योंकि रूट हटने से प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है ना सर। रेडिकल पावर 1/3 1/6 ऐसी पावर को देख के डर लगता है, लेकिन पावर 2 पावर 3 पावर 4 इनसे डर कम लगता है कंपेयर्ड टू, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। हियर आई थिंक यू विल से सर कॉस थीटा ले लीजिए, 2 थीटा बोलो या थीटा बोलो, क्या फर्क पड़ता है, इजी। तो एक जनरल कुछ सब्स्टिट्यूशंस जो कि तुम्हारी इंटीग्रेशन में भी मदद करेंगे, है ना। तो वैसे तो ये जनरल है ना, तुमको ये आइडियाज और भी चैप्टर्स में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। डोंट रेस्ट्रिक्ट कि खाली इंटीग्रेशन के सवाल में करेंगे, नहीं, हो सकता मैं किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में भी
तुमको यूज करता हुआ दिख जाऊं। हो सकता है किसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी करता हुआ दिख जाऊं, हो सकता है डिफरेंशिएशन के किसी सवाल में भी ये आइडिया यूज करता हुआ दिखूं। ओके ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस सम न्यू फॉर्मूले। अब धीरे से तुम लोगों को पता पड़ेगा कि एक प्रॉब्लम को करते समय मैंने क्यों कहा था आई रियली प्रेफर स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर। तुमको धीरे से मेरी इस बात के बारे में पता पड़ेगा कि एक किसी क्वेश्चन को करते वक्त आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे रूट जो है ना डिनोमिनेटर में ज्यादा अच्छा लगता है। अभी नहीं, अभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के टाइम है ना, अभी तो तुम ये फॉर्मूले रटो। स्टैंडर्ड फॉर्मूले यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तुमसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा। तो अभी हम प्रूफ कर लेंगे, लेकिन आगे तुमको रटने हैं। तुम्हारे फॉर्मूले की लिस्ट बढ़ रही है ना कि सर एक दो पहले लेक्चर में आपने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखवाए थे, फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन के साथ में सिखाए, इंटीग्रल सेक, इंटीग्रल टेन, इंटीग्रल कॉट, इंटीग्रल कॉसेक, एंड नाउ फिर एक 1/x² - a² भी रटवाया था, है ना। एंड नाउ यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। हाँ, फॉर्मूले याद करते जाना। चैप्टर के एंड में ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से नहीं याद करने। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं क्लास में साथ के साथ बता रहा हूं कि कौन से याद करने। ओके, कोई एक प्रूफ लेते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू प्रूव दिस, तो एज आई सेड आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। ओके, using trigonometric substitution, let's put तो dx will come out sec theta tan theta d theta. Now your integral transform, इंटीग्रल को i बोला है मैंने, a sec theta tan theta d theta over a tan theta। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? सेक स्क्वायर -1। कोई कंफ्यूज मत होना कि सर आपने मॉड क्यों नहीं लगाया, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर को आपने मॉड 10 क्यों नहीं लिखा। इनडेफिनिट में ये सारी बातें अनइम्पॉर्टेंट, जब इसकी इंपॉर्टेंस होगी तब करेंगे। ठीक, अभी हम लोग इनडेफिनिट कर रहे हैं, आराम से अवॉइड करके करते जाओ। डायरेक्ट आंसर लिखूं कि सर ये तो ln sec + tan आंसर आ गया। ठीक, नाउ चेंज टू x अगेन, आंसर को x में फिर लिखो। सो दिस इक्वल ln, व्हाट इज sec, x/a, व्हाट इज tan, sec स्क्वायर -1। सही। नाउ यू कैन अगेन विजुलाइज कि सर इसको और रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं x + अंडर रूट अपॉन a² अपॉन a, मानते हो, -ln a + c। तो क्या तुमको फील नहीं हो रहा कि सर इस पूरे को उठा के एक नया c लिख दीजिए ना। वो -ln a को मैंने c में ही डाल दिया। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला इज करेक्ट। गॉट इट? क्विकली। अच्छा, यहां पर ए रह गया है, वो बेचारा तब से कोई बच्चा बता रहा है मुझे।
अब सही है? लक्ष्य, वो कर दिया मैंने, करेक्शन कर दिया। शशांक एंड लक्ष्य, ठीक है ना? गुड, थैंक यू। नाउ रिमेंबर, कॉपीड, ओके। करो भाई, ट्राई करो। हम्म, करो करो, अटेम्प्ट करो। कॉपीड ना? क्या मन में विचार आ रहा है? हाउ टू बिगिन? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की फीलिंग आ रही है कि सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे? तो इफ यू गो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ए साइन थीटा, सही, dx become this. Now your integral becomes 9 cos स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर रूट। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट तुमको संभालना पड़ेगा कि सर ये आया अपॉन 3 साइन थीटा dx, ये प्रॉब्लम चेंज हो गया। ऑल गुड? नाउ सिंपल मैनिपुलेशन, 1/9 कॉस की पावर 4 साइन की पावर 6। थोड़ा सा मैनिपुलेशन कि सर आई कैन रीड दिस कॉट की पावर 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर ये तो t की पावर 4 dt बन रहा है ना? जो लोग थोड़ा ओरल आंसरिंग में बिलीव करते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन, दे विल से कि चलिए आपको मैं dt दे देता हूं। माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, आंसर डायरेक्ट लिख दूं कि यार T4 dt लिखा हुआ है, तो आंसर T5 अपॉन 5 -1/45 सही। यहां तक करेक्ट। अब मानते हो सर, अब आलस वाला पार्ट, अब इसको x में वापस लिखो, आंसर थीटा में थोड़ी छोड़ेंगे, तो कॉट की वैल्यू निकाल के लाओ। साइन थीटा
x/3 है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यू कैन सी cot थीटा इज रूट अपॉन एक्स, सही लिख रहा हूं ना, पावर 5 इज द फाइनल आंसर। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन में तुम्हारी जो है ना वो सीखने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी मुझे चाहिए, है ना। तो नया सीखने का मतलब तुम में काफी होना चाहिए कि आई हैव राइट। तो लिसन टू द ऑल्टरनेट आइडिया विच आई एम टेलिंग यू नाउ, ठीक है, उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे भयानक सा एक्सप्रेशन लिखा है, तो तुमको फील आया कि सर एक्स स्क्वायर को एक बार बाहर निकाल के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, ठीक है ना। हाँ, सब में होनी चाहिए ये बात, है ना, कि सर नया सीखने की टेंडेंसी है ना वो होनी चाहिए। तो आई हैव टेकन आउट एक्स स्क्वायर को, मैंने बाहर निकाला, तो फील कर पा रहे हो कि सर बाहर एक्स क्यूब आएगा। मन में सोचो, एक्स क्यूब बाहर आया और अपॉन x6, तो ये छोटी सी मैनिपुलेशन तुमको दिखाई दी। आफ्टर टेकिंग एक्स स्क्वायर आउट आई एम लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। क्या अब तुमको फीलिंग तुरंत आई कि अरे सर ये तो खत्म हो गया, ठीक है, कि अरे तो डेरिवेटिव बन गया, ये तो इसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू समथिंग ही तो आता है। तो ये तो यार इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकला कि सर ये तो 9/x² -1 को अगर मैं मन में t पढ़ूं तो -18 अपॉन एक्स क्यूब ये dt बन जाएगा विद dx। चिंता मत करो, क्या अब मैं इसे डायरेक्टली फॉर्मूले से प्रॉब्लम खत्म कर दूं कि सर ये क्वेश्चन t की पावर 3/2 dt लिखा हुआ है, तो योर आंसर इज डायरेक्टली t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 दैट इज 2/5 -1/18। तो आई कैन डू यूजिंग दिस ऑल्सो। अब तुम लोग को धीरे धीरे करके जीएन बर्मन की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि सर ये एक रैंडम सा आइडिया है कि कुछ रेडिकल पावर के अंदर से एक बार मन में विचार, एक बार ऐसे हिट एंड ट्रायल मारा कि बाहर निकालते हैं, अगर बाहर डेरिवेटिव क्रिएट हुआ देन इट इज गुड, अगर नहीं क्रिएट हुआ तो वी विल डू ऑल्टरनेट बाय ऑल्टरनेट मेथड, नहीं करेंगे इस मेथड से, ठीक है। और ये सारी जो बातें तुम सीखते जाओगे ये तुमको कौन सिखाएगा? बाय प्रैक्टिसिंग बर्मन। तो बर्मन में एक एक आइडिया पर कई कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो तुम चिंता मत करो, ये जो भी हम लोग बहुत सारा कुछ सीखेंगे और जीएन बर्मन अकेला ही तुमको अराउंड 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ठीक है। तो वो सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, राइट। तो इसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करना कि सर हम लोग बहुत ज्यादा नए आइडियाज यहां पर लगा रहे हैं, ठीक है ना, नथिंग टू वरी। चलो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्लास एंड करूं, वरना तुम्हारे सर लेट हो जाएंगे यार। मेरे बाद भी क्लास होती है, नहीं होती है ना? हाँ बोलो, क्लास है इसके बाद? है, ठीक है, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये एक सवाल चलो मैं निपटा देता हूं, है ना, आंसर खत्म कर देते हैं, इसको निपटाते हैं। मानते हो इसको देख के अरे इसमें कोई पुट वुट मत करना यार, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं क्योंकि आई होप कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आ जाए। क्या तुमको लग रहा है कि सर ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो क्या तुम्हारे दिमाग में एक होप है कि ये पक्का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा?
और वो तो सीधा फॉर्मूला होता है। तो इफ आई टेक आउट -2, इसके लिए कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं कि सर ये तो बेचारा इजी सा क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाते। लेट्स कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। x -3/4 होल स्क्वायर, बैलेंस इट 9/16 +2, तो आई गेस दिस नाउ बिकम 9/8। 9/8 +2 कितना हो गया? 25। गलत तो नहीं कर रहा हूं? dx मेरे ख्याल से ये सीधा फॉर्मूला a² - x² के फॉर्म का, तो 2 आउट, 1/√2 आउट। अब फॉर्मूला पहचान में आ गया। तो नाउ आई विल डायरेक्टली आंसर साइन इनवर्स x/a। अच्छा हाँ, कल तुम्हारी क्लास 2:15, वही टाइम 2:15 फ्राइडे, तुम लोगों को पता है ना कि फ्राइडे को सर 2:15 पर क्लास होती है। 5/4 +c आंसर। चलो होमवर्क ले लो, ठीक है। ओहो, बर्मन तो मैं लेके नहीं आया। बर्मन में मैं होमवर्क एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, दैट इज अप टू 1831 ओनली। कल नहीं, तुम्हारी फ्राइडे को क्लास है ना, तो अप टू 1831 होमवर्क, ठीक है। और कुछ पेंडिंग है? डिफरेंशिएशन पेंडिंग है ना? वेट वेट वेट, थोड़ा सा होमवर्क डिफरेंशिएशन से शुरू करें, है ना? अरे दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन दे रहा हूं। फ्रॉम डिफरेंशिएशन शीट, इसमें देखो मैं थोड़ा सा रैंडम देने वाला हूं, क्योंकि मेरा मन तुमको बहुत बेकार क्वेश्चंस करवाने का नहीं है। ऐसे रैंडम क्या बोलूं, एक्सरसाइज 1 ही है और क्या करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज 1, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ओनली 10, लेकिन तुम एक्सरसाइज 1 फिनिश कर दो, ठीक? यू कैन एंड एक्सरसाइज 1। चलो, अच्छा थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 15। ओके, चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।